हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे संविधान की विशेषताएं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो विशेषता रखता है कुछ इस प्रकार से कि अन्य देशों से ये अपने आप को अलग प्रेजेंट करता है। क्योंकि हमने जो संविधान अपना लिखा है, जो संविधान सभा ने ये संविधान लिखा है, वो कई देशों के संविधान को ऑब्जर्व करने के बाद लिखा है। और हमें आज़ादी भी जो मिली है वो कई देशों के आज़ाद होने के बाद मिली है। तो हमने अपने संविधान को कुछ विशेष तरह से लिखा है, डिज़ाइन किया है। एक बात ये भी है कि हमारी चूंकि जो देश है, हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है। हमारे यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बानी। तो इसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के वजह से हमारे जो संविधान में है उसमें विभिन्नताएं और उसकी कुछ विशेषताएं होना स्वाभाविक सी बात है। तो उन्हीं विशेषताओं को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा जो संविधान है वो किन किन रूपों में विशेष है और अन्य संविधानों से भी वो किस तरह से अलग है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी पहले ही जुड़े हैं इस वीडियोस में या फिर हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए इसमें से देखते हैं। पहला इसमें से हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इसमें देखिए ऑप्शन है अपने पास ब्रिटेन, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका। तो भारत का जो संविधान है फ्रेंड्स, ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित संविधान है। और यदि हम बात करें कि सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का था, तो अमेरिका, यूएसए का जो संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान था। और यदि हम ये बात करें कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो ब्रिटेन ऐसा देश है जिसका संविधान लिखित नहीं है। तो इस प्रकार से हम जाने कि अपना जो संविधान है वो सबसे बड़ा है। यूएसए का जो संविधान है वो विश्व का पहला लिखित संविधान है और ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। अब देखिए, वैसे तो रियलिटी ये है कि इन्होंने, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई नियम लिखित नहीं होंगे, लिखित हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उसको एक साथ बाइंड नहीं किया है, इसलिए उसको लिखित नहीं माना जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, कैसा है? तो देखिए, कठोर, लचीला। तीसरा है ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय जो संविधान है ये क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका मतलब क्या है? लचीला और कठोर होने का मतलब है यहाँ संविधान के अमेंडमेंट से, मतलब संविधान के संशोधन से। तो हमारे यहाँ जो संविधान का संशोधन किया जाना होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा कठिन है और ना ही बहुत ज़्यादा सरल है। वहीं पर यदि हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए का जो संविधान है इसको बदलना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में संविधान को बदलना बहुत ही आसान है। तो वहाँ पर कुछ भी बदला जा सकता है। लेकिन अपने यहाँ हम अभी जब आगे वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, या फिर हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान का मूल ढांचे की बात करेंगे। तो जो संविधान के मूल ढांचे की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे वहाँ कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है, अपितु जैसे कि मैंने बताया कि ब्रिटेन जो है फ्रेंड्स, वो ब्रिटेन क्या है कि अपने संविधान को किसी भी तरह से बदल सकती है। तो यहाँ पर अपना जो संविधान है वो कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है फ्रेंड्स। पीसीएस में ये सवाल पूछा गया था। अगला देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। तो वही चीज़ है फ्रेंड्स कि ये कैसा है? नम्य और अनम्य है। मतलब कहने का कि ये अंशतः कठोर और अंशतः रिजिड है, मतलब कि लचीला है, ताकि इसमें से संविधान में संशोधन हो सकते हैं। भारत के संविधान, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? एक अर्धसंघ, दूसरा है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, तीसरा है राज्यों का एक यूनियन और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स, भारत का जो संविधान है वो भारत के बारे में क्या कहता है, भारत को क्या मानता है आखिर? तो वो क्या मानता है? राज्यों का यूनियन। अब देखिए ये चीज़ क्या है, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, संघ। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताएं कि ये वीडियोस अगर आप किसी भी स्टेज में देख रहे हैं, मतलब कि आप पढ़ने के बाद देख रहे हैं कुछ चीज़ों को, या फिर पढ़ने के पहले देख रहे हैं, किसी भी स्टेज में देख रहे हैं, आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा करने वाले हैं फ्रेंड्स। और जितने वीडियोस मैंने मतलब बनाए होंगे इस चैनल में फ्रेंड्स, पढ़े होंगे, यदि आप ईमानदारी पूर्वक उनको पढ़ लें तो उस विषय का जब भी आप पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो यूं ही हल कर देंगे। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है फ्रेंड्स कि मैं इनको इतना अच्छा बनाने की वो रखूं ताकि उसमें से ज़्यादा जानकारियां आ जाएं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है, और यहाँ पर हमने देखा कि इसको क्या माना गया है, राज्यों का एक यूनियन माना गया है, राज्यों का संघ माना गया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले थे संघ शब्द की। संघ को कहते हैं फेडरल। संघ मतलब संघीय ढांचा। यह फेडरल सिस्टम क्या होता है? तो संघ वो होता है जिसमें से जो शक्ति है उसका विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों पर किया जाता है, उसे हम संघ कहते हैं। अब संघ का देखिए, हम अगर सरल शब्दों में अगर आपको बताने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अपना जो देखिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इसके बाद में अगर हम देखें तो अपना ग्रामीण मतलब गांव की जो पंचायतें हैं वो भी हैं। तो ये जो सिस्टम है इस तरह से क्या है कि शक्तियों का विभाजन है। तो शक्तियों का जहां विभाजन होगा उसे ही हम कहते हैं संघीय सिस्टम। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि यूनियन है, ये राज्यों का संघ है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंडिया है ये कई राज्यों से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी राज्य को इंडिया को छोड़ के जाने की परमिशन नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड है, वो बाउंडेड है, वो बंधा हुआ है कि वो भारत को छोड़ के नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में देखिए क्या सिस्टम है, वहाँ भी संघीय सिस्टम है, लेकिन संघीय सिस्टम में वहाँ पर क्या है कि राज्यों को ज़्यादा स्वतंत्रता है। वहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था, अमेरिका में एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तहत सारे राज्य आपस में मिल के एक संघ बना लिए थे। तो वो ऐसा था। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होते समय यहाँ पर लगभग 552 रियासतें थीं, या इससे भी कहीं ज़्यादा रियासतें थीं, 552 या 562 रियासतें की लगभग थी। तो उस समय हमने अपने इसको जब कंक्लूड किया, एक साथ बांधा, तो हमने ऐसी कोई छूट किसी प्रदेश को नहीं दी थी कि वो अलग हो सके। यहाँ तक कि हमने जम्मू कश्मीर को भी ऐसी स्थिति नहीं दी थी, बस वहाँ पर हमने थोड़ा विशेष प्रावधान किया था आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। तो अब हमारा जो देश है, हम ये कह सकते हैं, ये पहले भी कोई राज्य उससे अलग नहीं हो सकता। तो अपना जो ये कंट्री है ये कैसा है, राज्यों का संघ है ना, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। अगला देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले वीडियोस में भी डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, उसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। दूसरा, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। दूसरा, भारत एक कुलीन तंत्र है। और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये ऑप्शन डी सही है। संसदात्मक प्रजातंत्र क्या, अपने यहाँ पर जो प्रणाली है कैसी है, संसदीय प्रणाली है और प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र है इधर पे। तो भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है, देखिए,
भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, यह एक मौलिक संविधान है। दूसरा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तीसरा, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। और चौथा, उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान में इसमें से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान क्या है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, मतलब कि हमने दूसरे देशों के संविधान से भी काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, ली हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की स्थापना करता है। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तीसरा, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। और उपर्युक्त में से सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी सही हैं, क्योंकि देखिए संसदीय पद्धति है यहाँ पे देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, वो डिसीजन ले सकती है अपने हिसाब से, यहाँ तक कि वो संसद के बनाए गए कानूनों को भी क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया था विधि का शासन। हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, मतलब विधि का शासन है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, यहाँ पर कानून का शासन है। तो कानून यहाँ पर शासन करता है, ना कि कोई विशेष व्यक्ति। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, मतलब सबसे बड़ा है। दूसरा है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। तीसरा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। चौथा है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, चौथा। क्यों? क्योंकि जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों को संविधान में शुरू से नहीं जोड़ा गया था, बल्कि मूल कर्तव्यों को हमने रसिया से, जो उस समय का यूएसएसआर था, मतलब कि वो कंबाइंड रूप में जब था यूएसएसआर, तब वहाँ से हमने रसिया से लिया था। तो इसलिए ये मूल संविधान में नहीं थे, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। दूसरा है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और चौथा है सभी। इनमें से सभी सही है। तो फ्रेंड्स, ये सभी सही हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि हमने कई देशों से संविधान को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, लिया है, तो ये सही हो गया। इसके बाद एकल नागरिकता, हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता की वो है। हम देखिए चाहे किसी भी राज्य में रह रहे हों, लेकिन हम क्या कहेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी स्टेट के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारी एकल नागरिकता है। एक चीज़ और, यहाँ पे वयस्क मताधिकार, हम 18 साल के बाद क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें सही हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। तो अपनी जो भारतीय संविधान है उसका स्वरूप कैसा है फ्रेंड्स? इसका स्वरूप है संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। अब देखिए, अभी थोड़ा सा चर्चा की गई थी कि संघ क्या है। तो संघ में हमने चर्चा की थी कि जब शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है 2 या 2 से अधिक लेयर में, तो उसे हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इससे या इसी कंसेप्ट से जुड़े कई क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, भावना में एकात्मक और संरचना में संघात्मक।
तो संरचना में संघात्मक का यहाँ पर मतलब है फ्रेंड्स कि ये संविधान के हिसाब से शक्तियाँ तो विभाजित हैं, राज्य में विभाजित हैं, केंद्र में हैं शक्तियाँ, राज्य में हैं, इसके बाद में ग्राम पंचायतों में शक्तियाँ विभाजित हैं। लेकिन अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि राज्यों में अनियमितताएं होने लगती हैं, तब केंद्र क्या करता है कि उस राज्य को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वहां पर वो क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो जैसे ही वो राष्ट्रपति शासन लगता है तो सारी जो शक्तियां हैं उनका डाइवर्जन हो जाता है केंद्र की ओर। तो इसलिए भारतीय जो संविधान है इसकी जो संरचना हो गई वो कैसी, एकात्मक की तरह हो गई। तो ये संरचना में तो हमें संघात्मक दिख रहा है, लेकिन भावना में एकात्मक हो गया। तो इस यही मतलब है भावना में एकात्मक होने का। अगला देखिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। दूसरा, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तीसरा, अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो देखिए, भारतीय जो संविधान है वो एकात्मक, भावना में एकात्मक है, उसकी ये तीनों विशेषताएं सही है फ्रेंड्स। अब कैसे, देखिए यहाँ पर संविधान में अगर संशोधन करना है तो राज्य संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कौन संशोधन कर सकता है, केंद्र संशोधन कर सकता है। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ परिस्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। मतलब कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा ये कह दे कि विशेष इन राज्यों के लिए मतलब राष्ट्र के हित में कानून बनाने की आवश्यकता है, अगर वो ऐसा वहाँ पे प्रस्ताव पारित करती है राज्यसभा, तो संसद क्या करेगी कि कानून बना देगी उन राज्यों के लिए। और दूसरी स्थिति, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लग गया, तब भी केंद्र जो है वो क्या करेगा, वो कानून बनाएगा राज्य के लिए। तो इस प्रकार से। और एक चीज यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे जो आप देख रहे हैं सिविल सर्विस का देख रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी जो एग्जाम कराता है, तो उससे जो हमारे आईएएस अधिकारी और आईआरएस और ये सब हैं, तो ये लोग कैसे हैं, ये लोग देखिए केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इनको सर्विस कहाँ देनी होती है, स्टेट में देनी होती है। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये कैसी हैं, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, मतलब केंद्र के द्वारा रिक्रूट होती हैं, लेकिन ये राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन इसका उपर्युक्त में से सभी सही था। अगला देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है और तानाशाही संविधान है। तो यहाँ पर इसको कहा जाता है वकीलों का संविधान, वकीलों का स्वर्ग। क्यों? आइवर जेनिंग्स एक ब्रिटेन के वो हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी जानकार हैं, आइवर जेनिंग्स, है ना। तो जो आइवर जेनिंग्स हैं उन्होंने कहा है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी है और लेंदी होने के कारण इसका इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने रूप से करते रहते हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है वकीलों का स्वर्ग। अगला देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो प्रभाव पड़ा है, वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का, क्योंकि इसी से हमने काफ़ी चीज़ें एज इट इज़ अपने संविधान में, वर्तमान संविधान में ले ली हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन है संविधान लिखित और अनम्य है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, चौथा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो देखिए, ये संघीय है ना, परिसंघीय कैसे कह रहे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो जो कंसेप्ट की हमने पहले चर्चा की, वो कंसेप्ट आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन को हल करने में जो इससे संबंधित होगा आसानी से प्रयोग में आ जाएगा। वो भारत में प्रजातंत्र इस कथन पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र इस कथन पर आधारित है कि नंबर 1,
संविधान लिखित है। दूसरा, यह मौलिक अधिकार प्रदान यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तीसरा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो देखिए, ये जो प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र क्यों है? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वोट करके चुन सकते हैं, प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो जनता से सरकार को चुनना या सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, संसद के जो प्रतिनिधि, उनको चुनना, ये हमारी प्रजातंत्र को बताता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में ऑप्शन 1 300 से अधिक आर्टिकल मतलब अनुच्छेद हैं। दूसरा है 350 से अधिक आर्टिकल हैं। चौथा 400 से अधिक आर्टिकल हैं। और तीसरा था ये, और चौथा है 500 से अधिक आर्टिकल हैं। तो भारत में जो कितने आर्टिकल हैं, पूरा जो अपना देखिए संविधान है, संविधान में कितने 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल है, मतलब 395। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन सही हो गया। इसके साथ साथ देखिए, जो संविधान में शुरुआती 8 अनुसूचियां थी, कितनी थी? 8, लेकिन बाद में हमने बढ़ा के 12 कर ली हैं। और संविधान के जो भाग हैं वो कितने हैं? 22 हैं। तो इस प्रकार से 395 अनुच्छेद, 22 भाग, वर्तमान में 12 अनुसूचियां अपने संविधान में हैं। अगला देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन 1 में है अमेरिकी अध्यक्षात्मक, दूसरी ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली, तीसरी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, और चौथी है सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो हमने कैसी प्रणाली अपनाई है? ब्रिटिश की संसदात्मक प्रणाली अपनाई है। हमने संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटिश से ली है। अभी जब और चीज़ें हम देखेंगे तो आगे हम आएंगे कि हमने कौन सा संविधान का जो पार्ट है वो कहाँ से लिया है, तब भी हम यहाँ पर इन चीज़ों की बात वहाँ पर करेंगे फ्रेंड्स। अगला देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन दिया है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो भारत में सर्वोच्च क्या है? संविधान, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूल ऑफ लॉ है ना, विधि का शासन है, और विधि सारी जो किस में लिखी गई हैं? संविधान में लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है, यहाँ पर बाकी चीज़ें सर्वोच्च नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियोस था जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए इस वीडियो से। और फ्रेंड्स, ये भी है कि इसमें से थोड़ा हमारी भी मदद कीजिए आपकी, इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि ज़्यादा लोग इसको व्यू कर सकें और सबको लाभ हो सके फ्रेंड्स, और साथ में हमें भी इसका लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।